गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, क्लास 11th की नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले 5 लेक्चर्स से नागरिक शास्त्र का लेसन 4 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव इसका अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने जाना इस चैप्टर में कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, उसके प्रकार, कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के कार्य क्या हैं, भारत में किस प्रकार संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है, उसके गुण दोष क्या हैं। तत्पश्चात हमने राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में, उनके संगठन के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। पहले हम लोग मंत्री परिषद पढ़ेंगे, फिर मंत्रियों के प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, यानी वास्तव में वो कार्य नहीं करता, वो केवल नाम मात्र का प्रधान है। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास हैं, वो केवल उनकी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। तो इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का या औपचारिक प्रधान कहते हैं और प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। यानी राष्ट्रपति नाम मात्र या औपचारिक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है। बच्चों, ये अति लघु में कई बार पूछ लिया जाता है, औपचारिक कार्यपालिका भारत में कौन है? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका भारत में कौन है? तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर भी वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं करेगा। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाता, यानी अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता। जिस दल को लोकसभा के इलेक्शन में बहुमत प्राप्त होगा, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं। फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी संख्या। संविधान के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है बच्चों, वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध स्वयं एक भी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ध्यान दो बच्चों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध एक भी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्री परिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, ताकि कोई भी सरकार मनमाने मंत्रियों की नियुक्ति न कर पाए। तो केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद का अधिकतम आकार निचले सदन अर्थात लोकसभा, बस ये आगे पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, लोकसभा राज्यसभा, निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% ही हो सकता है। यानी अगर 100 व्यक्ति लोकसभा में चुन के आए हैं तो कार्यपालिका में 15 मंत्री होंगे। अगर 200 लोग चुन के आए हैं तो 30 मंत्री, अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। अगर 300 व्यक्ति चुन के आए हैं तो 15, 15, 15, 45 व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। तो इस प्रकार कुल सदस्य संख्या का 15% ही हो सकेगा। सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे छोटे राज्यों में यह संख्या 12 से अधिक नहीं होगी।
मंत्रिपरिषद की श्रेणियां। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे ऊपर के स्तर पर कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर राज्य मंत्री और तत्पश्चात उप मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के बच्चों मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं। सबसे ऊपर कौन से होते हैं बच्चों? सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर उप मंत्री और तत्पश्चात पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर राज्य मंत्री और तत्पश्चात उप मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं और सबसे निचले स्तर पर उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्री अपने पदों पर उस समय तक बने रहते हैं जब तक कि लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है। कब तक कार्य कर सकते हैं अपने पद पर? जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। अर्थात जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण असाधारणतया सभी मंत्री एक ही साथ पदभार संभालते हैं और एक ही साथ पद त्याग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसको हटा दिया जाए, दूसरे मंत्री को रख लिया जाए, ऐसा नहीं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही माना जाता है। किंतु यदि 5 वर्ष के पहले ही लोकसभा भंग हो जाए, अर्थात लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट कर दे, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। भारत में लोकतंत्र है बच्चों और वयस्क मताधिकार पद्धति से संसद में चुनाव होते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। निश्चित ही वह ताकतवर होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनता, बल्कि दूसरे प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके कारण वह ताकतवर हो जाता है क्योंकि उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब कि केवल एक मंत्री का उत्तरदायित्व नहीं है। अगर कोई किसी विषय पर चर्चा या कुछ बात होनी है तो उस पर पूरे मंत्रिपरिषद को एक साथ या तो आगे बढ़ेगी या एक साथ उसको त्यागपत्र देना होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इस प्रकार यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो वह समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास समझा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण यह आवश्यक है कि यदि मंत्रिपरिषद में किसी प्रश्न पर मंत्रियों में मतभेद भी है तो असंतुष्ट मंत्री को या तो बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना होगा या अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। असंतुष्ट मंत्री को लोकसभा में मंत्रिपरिषद की ऐसी आलोचना करने का अधिकार नहीं है कि अमुक कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया है। जनवरी 1966 में महावीर सिंह त्यागी ने ताशकंद समझौते में असहमति प्रकट करते हुए लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कोई एक व्यक्ति यदि उस समझौते से, उस निर्णय से सहमत नहीं है तो वो त्यागपत्र दे सकता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं। तो बच्चों 3 प्रकार से मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न। वह होते हैं जिनका सदस्य सभा के मंत्री में मौखिक उत्तर चाहता है, अर्थात पहचान के लिए उस पर तारांक बना दिया जाता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर
के पश्चात सदस्यों द्वारा उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न। वह होता है जिसमें लिखित उत्तर सदस्यों द्वारा मांगा जाता है और मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है। इस प्रकार इसे मौखिक उत्तर के लिए नहीं पुकारा जाता है। तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न, यानी बहुत पहले से उसको नहीं दिया गया है, छोटे समय अंतराल के लिए दे दिया गया है। सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित प्रश्न की सूचना मौखिक उत्तर हेतु दे सकता है। ये 10 दिन की सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार। और चौथा, निजी सदस्यों के लिए प्रश्न। निजी सदस्य को संबोधित भी किए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया वही है जो मंत्री को संबोधित प्रश्नों में अपनाई जाती है और इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। जैसा अध्यक्ष आवश्यक समझें वैसा संभव हो सकता है। तो ये तो थे बच्चों मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व और उनसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछ करके मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते। मंत्री परिषद के कार्य। मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है और शासन के समस्त निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्य तो के उन निर्णयों पर हस्ताक्षर करना है। भारत की मंत्री परिषद की स्थिति ब्रिटिश मंत्री परिषद के समान ही है। उसके प्रमुख कार्य, पहला कार्य है नीति निर्धारण करना। मंत्री परिषद का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य शासन की आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण करना, यानी देश के अंदर क्या होगा, देश के बाहर विदेश दूसरे देशों से कैसे संबंध होंगे, इसके संदर्भ में जो नीतियां बनाई जाएंगी वो मंत्री परिषद के द्वारा ही बनाई जाएंगी। समय समय पर मंत्री परिषद को इस नीति के अनुसमर्थन संसद से कराना होगा। यदि संसद मंत्री परिषद की नीति का समर्थन न करे तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने और नए निर्वाचन कराने की अपील भी कर सकता है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। सिद्धांतः संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु व्यवहार में बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद और मंत्रियों के प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री की इच्छा से ही करता है। मंत्री परिषद ही लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होती है। विधायिका संबंधी कार्य। संसद में जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वे सभी मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद में सत्ता पक्ष से संबंधित दल का बहुमत होने के कारण मंत्री परिषद विधेयकों को स्वीकार भी करा लेती है। इससे स्पष्ट होता है कि संसद के कानून बनाने की सत्ता वास्तव में मंत्री परिषद के हाथों में होती है। इंग्लैंड में इसी आधार पर कहा जाता है कि संसद मंत्री परिषद पर नियंत्रण नहीं रखती, वरन मंत्री परिषद संसद पर नियंत्रण रखता है। चौथा है वित्त संबंधी कार्य या धन संबंधी कार्य। देश के वित्त का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद पर ही होता है। वही सरकार का वार्षिक बजट तैयार करता है। बजट को संसद के सामने प्रस्तुत करना, उसे स्वीकृत कराना, ये मंत्री परिषद का ही कार्य है। प्रतिवर्ष वार्षिक बजट देश के वित्त मंत्री के द्वारा संसद के लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नियुक्ति संबंधी अधिकार। यद्यपि संविधान द्वारा राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूत, सेना प्रमुख, संप्रेषक, महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है बच्चों, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इनकी नियुक्ति नहीं करता। कैसे करता है? वो मंत्री परिषद की सलाह के द्वारा ही इन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी मंत्री परिषद के हैं। यह विदेशों से संधियों और समझौता करती है। यह राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने या आपातकालीन स्थिति लागू करने का परामर्श भी दे सकती है। अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं के लिए अलंकरण प्रदान करने का कार्य भी मंत्री परिषद का है
और संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन का प्रस्ताव संसद में रखना, उसे स्वीकृत कराना, यह भी मंत्री परिषद का ही प्रमुख कार्य। तो इस प्रकार मंत्री परिषद एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। विशेष रूप से राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करना और मंत्री परिषद के अनुसार ही राष्ट्रपति विभिन्न निर्णयों के अनुसार देश का कार्य करते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों में मंत्री परिषद की शक्तियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। संसद की स्वीकृति से यह राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। संसद का मंत्री परिषद पर नियंत्रण। संसद निम्नलिखित प्रकार से मंत्री परिषद पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। पहला, संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर देना मंत्रियों के लिए आवश्यक है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने में कोई मंत्री असमर्थ है, तो उसके स्थान पर प्रधानमंत्री को उसका उत्तर देना होगा। और यदि तब भी लोकसभा के सदस्य अगर उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो मंत्री परिषद से त्याग पत्र मांग सकते हैं। लोकसभा के सदस्य मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करके उनको अपदस्थ यानी पद से हटाने का कार्य करने का भी प्रयास कर सकते हैं। संसद के सदस्य मंत्री परिषद के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव यानी थोड़ी देर के लिए काम टाल दिया जाए या उनकी निंदा आलोचना की जाए, काम रोक दिया जाए ताकि उनके काम में अवरोध उत्पन्न हो और वो कार्य रुक जाए जो कार्य वो कराना नहीं चाहते। संसद बजट के माध्यम से भी मंत्री परिषद के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है और संसद के विभिन्न समितियां भी मंत्री परिषद पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखती हैं, जैसे अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति। इनकी भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इनके माध्यम से भी संसद के सदस्य मंत्री परिषद पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो आज बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट टर्म पे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति का क्या संबंध है, मंत्री परिषद और लोकसभा का क्या संबंध है। तत्पश्चात हम प्रधानमंत्री पर आएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद आज हमने संसद और मंत्री परिषद पर नियंत्रण देखा संसद का। कल हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति का संबंध, मंत्री परिषद एवं लोकसभा का संबंध। आज जितना पढ़ा है बच्चों उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दूसरा, भारत में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तीसरा, संविधान के अनुसार मंत्री परिषद के कार्य बताइए। और चौथा है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।